जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज का जो टॉपिक है आप सामने देख रहे हैं, पटना कलम परंपरा के अंतिम चित्रकार। तो इस चीज़ों को जानने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी लो लग रहा है तो आप उसको हाई करके देख सकते हैं। लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पटना कलम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और 100% आते हैं। तो आज अवधेश अमन द्वारा लेख लिखा गया है, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यह निर्विवाद सत्य है कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम की चित्रकला परंपरा के अंतिम चित्रकार थे। दरअसल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में विकसित भारतीय लघु चित्रकला की ही एक अलग स्वभाव की परंपरा पटना में विकसित हुई, जिसे लोगों ने पटना कलम की चित्रकला परंपरा के रूप में स्वीकार किया। परंपरा अर्थात कला, एक स्वरूप और सर्जन के प्रति विश्वास। 1750 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक क्रमशः 4 पीढ़ियों ने पटना की लघु चित्रकला का एक ऐसा स्वरूप विकसित किया जिसकी एक स्वतंत्र और प्रभावशाली पहचान पटना कलाम के रूप में हुई। ईश्वरी प्रसाद वर्मा इसी ऐतिहासिक कला के सर्जक थे। पहले पटना कलम की चित्रकला के इतिहास से थोड़ा अवगत हो लें। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजपूत शैली, मुगल शैली, जम्मू और हिमाचल की घाटियों में बसौली और कांगड़ा शैली तथा इनकी कुछ उप शैली राजवाड़ों या मुगल शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी। मगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य के साथ ही परिस्थितियां बदलने लगी। ईश्वरी प्रसाद वर्मा के पूर्वजों के बारे में ज्ञात है कि वे राजस्थान के उदयपुर के पास से पहले सम्राट अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी गए थे। वे कास्ट जाति के थे। सीकरी के बाद वो आगरा आ गए, आगरा के बाद दिल्ली, मगर दिल्ली में बादशाह औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1700 ईस्वी के शासनकाल में वहाँ हिंदू चित्रकारों को संरक्षण नहीं मिल पा रहा था। अतः भारत के विभिन्न भागों में उनका पलायन हुआ। पहले वे लखनऊ, बनारस, मथुरा में आकर बसे। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है कि पहले कहाँ पे आए, तो लखनऊ, बनारस, मथुरा तथा स्वतंत्र कलाकारों की तरह चित्रांकन शुरू किया। मगर मुगल सम्राट और राजपूत राजाओं की तरह यहाँ उन्हें संरक्षण देने वालों का अभाव था। अतः इन कलाकारों के एक बड़े समूह ने बंगाल के मुर्शिदाबाद की राह पकड़ी। मुर्शिदाबाद में यह भागीरथी नदी के किनारे बालूचक गांव में बस गए। उन दिनों मुर्शिदाबाद ब्रिटिश हुकूमत में बंगाल के वायसराय के शासन में अधीन था और कला के प्रति इनकी उदारता थी। अतः कलाकारों को यहाँ के नवाबों से अच्छा संरक्षण मिला। यहाँ धनी राम एक लोकप्रिय कलाकार थे। ये नवाब के महल के दीवारों पर चित्रकारी किया करते थे तथा मुहर्रम के समय तजिया की झांकी पर चित्रकारी करते थे। मुर्शिदाबाद उन दिनों एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था और समृद्ध था, मगर समय ने करवट ली और मीर जाफर यहाँ का शासक बना। इसने अपने पुत्र मीरान को मुर्शिदाबाद का कर संग्राहक नियुक्त किया। मीरान अपने स्वभाव से क्रूर व्यक्ति था, जिस कारण कलाकारों के लिए परिस्थितियां विपरीत हो गई। और कुछ कारण थे, जैसे 1750 ईस्वी से ही नवाब और कंपनी के बीच सैनिक कार्रवाइयां बढ़ती जा रही थी। पूरा क्षेत्र अशांत हो चुका था। खासकर तानाशाह बिजली द्वारा मीरान को मारे के कारण सियासत चरमरा गई थी। अतः कलाकारों का एक समूह 1760 ईस्वी में पटना के पलायन कर गया। ये कलाकार पटना में पटना सिटी क्षेत्र के लोधी कतरा चौक, मच्छर हत्था और दीवान महलों में आकर बस गए। उन दिनों पटना एक अच्छे व्यापारिक केंद्र के ऊपर रूप में उभर चुका था। यह चित्रकारों को राय बहादुर तथा जमींदारों का संरक्षण मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में ब्रिटिश हुकूमत का केंद्र कलकत्ता था। बाद में अंग्रेजों ने 1798 ईस्वी में पटना जिला की स्थापना की। तो पटना जिला का स्थापना कब हुआ था? तो 1798 में। यहाँ सभी तरह के प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई। सन 1800 में पटना शहर ईस्ट इंडिया कंपनी के 11 डिवीजनों में से एक डिवीजन का मुख्यालय बन चुका था। यहाँ पास के दानापुर में बंगाल का फौज था। एक बड़ा मुख्यालय था। पटना में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बड़े बड़े भवनों के निर्माण कराए गए। अब यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ईश्वरी प्रसाद वर्मा की माँ सोनाबाई का बनाया होली दृश्य लाल बॉर्डर के साथ।
ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ ही यहाँ बैरिस्टर, वकील, डॉक्टर, बड़े बड़े व्यापारी तथा अफीम के एजेंट बड़ी संख्या में रहने लगे। पटना कई देशों के लिए लोहा, तांबा, कोयला, सोना, नील और अफीम आदि के व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। इस कारण पटना में बस चुके चित्रकारों के चित्रों की खरीद का भी अच्छा बाजार विकसित हुआ। यहाँ बसे हुए चित्रकार मुगल शैली की परंपरा के चित्रकार थे, जिस शैली का अपना सौंदर्य शास्त्र था तथा अपनी तकनीक थी। उनके विषय में मुगल सम्राटों या बादशाहों के द्वारा सुझाव हुए होते थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा का चित्र टांगे पर सवार। अब देखिए, इस शैली का दृष्टि विज्ञान ऐसा था कि इसमें द्विभंगी या 2 डायमेंशन के चित्रांकन ही होते थे, किंतु पटना में इन चित्रकारों ने अपनी कला की तकनीक तथा शैली में परिवर्तन किया और यह कला किसी दास्ता से मुक्त हो गई। बिल्कुल, अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो मैं बड़ा कर देता हूँ, अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ सुन भी रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऑडियो की तरह इसको सुन सकते हैं और ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है उसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। इससे क्या होगा कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं, लेकिन बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं। और ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहिए तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए। अगर खास करके आप बिहार के रहने वाले हो तो पटना कलाम के बारे में आपको जानना ही चाहिए। और सिर्फ पटना कलाम ही नहीं, बल्कि इससे रिलेटेड आपको बिहार, पटना कब हुआ, कैसे हुआ, कब जिला गठित हुआ, हर चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इसके विषय आम जन जीवन के विषय हो गए। इसके रंगों में पारदर्शिता और यथार्थपरकता आ गई, साथ ही ये त्रिभंगी या 3 डायमेंशन में दिखने लगे। चित्रों ने उन दिनों के पटना के जीवन या यथार्थ दृश्यों का चित्रांकित किया। बिस्टी, बावर्ची, नाई, रसोइया, धोबी, मछुआरन, फल विक्रेता, सुनार, पंडित, तेली, ग्वाला, चिड़िया आदि यहाँ के चित्रकार के विषय हो गए। इसे अंग्रेज कला प्रेमियों और व्यापारियों ने बहुत पसंद किया। इसे अच्छी कीमत मिलने लगी। पटना में मुसवारी खाना कायम हुए, फिरकता सेट बनने लग गए। बाजार की मांग पर यह कला तेजी से ब्रिटेन तथा अन्य देशों में पहुंचने लगी। कागज पर चित्रांकन की एक विधि चित्रकारों ने विकसित कर ली थी। बाद में हाथी दांत की परतों तथा अबरक की परतों पर चित्रांकन होने लगे। पटना कलम की चित्रकला परंपरा अपने शबाब पर थी। 1817 ईस्वी में पटना सिटी के लोडी कटरा मोहल्ले में शाही मुसव्विर के रूप में ख्यात चित्रकार शिवलाल जी के घर ईश्वरी प्रसाद वर्मा का जन्म हुआ। तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवलाल जी के घर। शिवलाल जी ईश्वरी प्रसाद के नाना थे। शिवलाल के मुसवारी खाना अर्थात चित्रशाला में इनके कुछ शिष्य गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत चित्र कला की तालीम पाते थे, साथ ही चित्रों का निर्माण भी करते थे। शिवलाल की पुत्री सोनाबाई भी उनकी शिष्या थी। बाद में सोनाबाई एक प्रवीण चित्रकार बन गई थी। उसने अपने धार्मिक उत्सवों, त्योहारों आदि का चित्रांकन किया था तथा चित्रों में अपने लाल बॉर्डर के कारण पहचानी जाती थी। ईश्वरी प्रसाद वर्मा इसी सोनाबाई की गोद में पले बढ़े तथा अपनी माँ से और अपने नाना से भी चित्रकला का प्रवीणता हासिल की। ईश्वरी प्रसाद ने अपने चित्रांकन में पटना के जीवन का एक अक्स उतारा। इनके बनाए फिरका सेट फिरंगियों को बहुत पसंद आए। ईश्वरी बाबू के नाना शिवलाल अपने फन में माहिर थे तथा अपनी कला के विपणन के लिए अक्सर कलकत्ता, लखनऊ, बनारस तथा मथुरा जाया करते थे। ईश्वरी प्रसाद भी चित्रों के साथ अपने नाना के शागिर्द बनकर देसी तथा विदेशी कला प्रेमियों के क्रेताओं के संपर्क में आए। इनको अपने नाना से ही मुगल शैली, राजपूत शैली, कांगड़ा शैली और चित्रकार माँ का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। इन्होंने बंसली कागज के चित्रांकन के लिए तैयार करने, रंग की परतों पर पोर्ट्रेट बनाने लगे, तुलिका बनाने, अवक पर चित्रांकन करने तथा हाथी दांत की परतों पर पोर्ट्रेट बनाने की विशेषता हासिल की। ईश्वरी प्रसाद जब एक निषाद चित्रकार थे तब अवक की परतों पर उन्होंने अनेक चित्रांकन किया था और जिसमें तत्कालीन पटना के जीवन की एक झलक थी। इनमें कुछ मुस्लिम निकाहों और परदान नशीनों के चित्रांकन भी थे, जिनसे ईश्वरी प्रसाद की खास पहचान थी।
उनकी इस श्रृंखला के ज़्यादातर चित्र पटना के उन दिनों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट W.G. आर्चर ने अपने संग्रह के लिए खरीदा था। ईश्वरी प्रसाद ने हाथी दांत की परत पर मीर अमीर जान साहब की एक प्रभावशाली छवि पोर्ट्रेट बनाई थी। एक तत्कालीन कला मर्मज्ञ के अनुसार ईश्वरी की एक प्रतिनिधि रचना परदानसीन यह रेशम के कपड़ों पर चित्रित की गई। इसमें एक मुस्लिम स्त्री के चेहरे का भाव और उसकी भंगिमा सहज ही प्रभावित करती है। आप देख सकते हैं ये वाला पिक्चर यहाँ पे। इसमें एक मुस्लिम स्त्री के चेहरे पर भाव और उसकी भंगिमा सहज ही प्रभावित करती है। रेशम कपड़े पर यह चित्रित इनकी एक कृति है भारत माता। इस कृति में सौम्य चेहरे वाली एक युवा स्त्री आसन पर बैठी है जिसकी आंखें में एक अद्भुत आकर्षण है। इसमें सुकोमल रंगों का इस्तेमाल किया गया है तथा इसमें स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग किया गया। स्वर्ण रंगों का प्रयोग वस्त्रों के अलंकरण के लिए पृष्ठभूमि में गहरे रंग के पर्दे का विन्यास भी प्रभावशाली है। अपने सहज प्रभावों में संभवतः 1947 ईस्वी में चित्रित इस कृति के चित्रांकन के पीछे कलाकार की मानसा यह रही कि संभवतः 1947 ईस्वी में चित्रित इस कृति के चित्रांकन के पीछे कलाकार की मानसा यह रही कि भारत अब एक स्वतंत्र देश है। यह कृति पटना के तत्कालीन बैरिस्टर PC मानू के संग्रह में थी, मगर ईश्वरी प्रसाद की कृति परदानसीन एक अन्य कुछ कृतियों इंडियन म्यूजियम या कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। उनकी कुछ कृतियां पटना में बिहार राज्य कला रीतिका तथा पटना संग्रहालय के संग्रह में है। आप लोग जाइएगा तो देखिएगा जरूर। आरंभ में ईश्वरी प्रसाद पटना सिटी के लोडी कटरा मोहल्ले में अपना नाना के मुसवारी खाना में कुछ वर्ष चित्र बनाते और सीखते रहे, परंतु 1893 में शिवलाल के निधन के बाद पटना छोड़कर मध्य भारत के जावरा स्टेट चले गए। इनके पिता स्टेट इंजीनियर थे। यहाँ ये 4 साल रहे, चित्रांकन करते रहे तथा अपने पिता के कुछ ड्राफ्टमैनशिप में भी। बाद में ईश्वरी प्रसाद मथुरा चले गए, जहाँ राजा लक्ष्मण दास सेठ के यहाँ ये दरबारी चित्रकार बन गए। इनका संभवतः 1899 में एक बार पटना लौटना हुआ, जहां राय सुल्तान बहादुर के लिए इन्होंने चित्रांकन किया, मगर सुल्तान बहादुर के निधन और पटना में ब्रिटिश संरक्षकों का उदासीनता के कारण पटना कलाम की चित्रकला परंपरा कमजोर पड़ने लगी। इसी बीच मथुरा में इनके पिता का निधन हो गया और कुछ समय बाद ईश्वरी प्रसाद कलकत्ता चले गए, जहां इनका संपर्क बंगाल शैली के कलाकारों और कुछ अंग्रेज कला प्रेमियों से हुआ। कुछ समय के लिए यह जोड़ा शाखों में बंगाल शैली के कलाकारों की संस्था विजिट से भी जुड़े। ईश्वरी प्रसाद वर्मा बैलगाड़ी आप पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे। कालांतर में यह कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य पर्सी ब्रेडन के संपर्क में आए। प्राचार्य इनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और इनकी नियुक्ति तत्काल कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के भारतीय लघु चित्रकला विभाग में अध्यापक के रूप में हो गई। यहाँ इन्होंने पटना कलाम की चित्रकला के साथ ही मुगल शैली, राजपूत शैली और पहाड़ी शैली की चित्रकला भी कला के छात्रों को कुशलतापूर्वक सिखलाई। लगभग 15 वर्षों के बाद इनकी सफलता के कारण उन्हें उप प्राचार्य के रूप में प्रोन्नत किया गया। इस तरह इनकी रचनात्मक क्रियाशीलता निरंतर बनी रही। लगभग 2 साल के अंतराल में ये पटना सिटी के लोडी कटरा मोहल्ले में आकर पटना कलाम के चित्रकार मुंशी महादेव लाल से मिलते रहे। साथ ही जीवन के अंतिम वर्ष भी ईश्वरी प्रसाद का पटना सिटी में ही बीता रहा और यहीं 1947 में उन्होंने आखिरी सांस ली। इनके साथ ही पटना कलाम की चित्रकला अंतिम रूप से बिखर गई, मगर याद आती है तो कलाकृतियाँ जिन्हें देखकर पटना का तत्कालीन जीवन आँखों के समक्ष पुनर्जीवित होता है। ये एक बहुत ही अच्छा अगर आप इसको कहानी के तौर पे भी लेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा कहानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पटना कलाम सब्जी और फल बेचने वाली, तो बहुत ही एक अच्छा है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके BPSC एग्ज़ाम में। लेकिन उन सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा तो निसंदेह आप बोरिंग फील नहीं किए होंगे, क्योंकि मुझे खुद ये कहानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।